अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज मेरे पास अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बुक है, सेंटर फॉर डिस्टेंस एजुकेशन की 12th की बुक है, इस्लामिक स्टडीज़ की। तो इसमें से कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, इस्लामिक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जिसे मैंने PDF की शक्ल में बनाया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया है। उम्मीद करती हूँ कि काफ़ी मदद मिलेगी फाइनल एग्ज़ाम्स में आप लोगों को इससे। तो चलिए मैं शुरुआत करती हूँ। मैंने कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस बनाए हैं, जिसका सारे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है लिंक। तो पहले क्वेश्चंस के बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को तफसीलात बता देती हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो। ये पहला क्वेश्चन है हमारा कि मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क तुर्की के संस्थापक हैं, बताएं, या फिर मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के कारनामे बताएं। तो आइए जानते हैं इनके बारे में थोड़ा सा। कौन थे मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क? 1881 में इनका जन्म हुआ था, सलोनिया में हुआ था, और इन्हें आधुनिक तुर्की का संस्थापक और राष्ट्रपति थे। ये पहले राष्ट्रपति थे और आधुनिक तुर्की के संस्थापक कहा जाता था इनको। इनका असली नाम था मुस्तफ़ा। तो तुर्की संसद ने उन्हें अतातुर्क, मतलब अतातुर्क का मतलब होता है तुर्कों का पिता, उसकी उपाधि तुर्की संसद ने इन्हें दी थी। तो इन्हें मॉडर्न तुर्की को, मतलब तुर्की को मॉडर्नाइज़ करने में काफ़ी इन्होंने भूमिका निभाई थी। एक तुर्की को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाने में बहुत इन्होंने काम किया था। इसीलिए इन्हें आधुनिक तुर्की का जनक भी कहा जाता था। ठीक है। और ये तुर्की के निशात सानिया के निर्माता भी थे। 1920 अप्रैल को इन्हें ब्यूक समिति का पहला अध्यक्ष भी बनाया गया था। इन्हें मार्शल पद भी मिला था। तो इन्होंने कौन कौन से ऐसे काम किए थे जिससे कि इन्हें तुर्की का संस्थापक या फाउंडर या जनक कहा जाता था। तो आइए जानते हैं इनके बारे में। पहला क्या किया इन्होंने, आपको किस तरीके से लिखना है कि पहनावे में इन्होंने बदलाव किया था। पहले जो सैनिक थे वो पैंट पहनते थे ना, पैंट के जगह पे फेज़ का प्रयोग ज़रूरी कर दिया गया। और सबको क्या कहा गया कि यूरोपियन लिबास पहनने का आदेश दिया गया सारे लोगों को। कि फिर बुज़ुर्गों की समाधि और मज़ार पर जाना भी रोक दिया गया। फिर उन्होंने क्या किया कि सामाजिक सुधार के अलावा जो पंचांग जो थे, कैलेंडर, घड़ी से संबंधित बहुत सारे सुधार किए। फिर क्या बोलते, शुक्रवार की जगह पे रविवार को, मतलब संडे को छुट्टी का दिन घोषित किया गया। और ये इनके, मतलब इनके बारे में कुछ जानकारी थी। अब इनके कारनामे क्या क्या थे। इन्होंने किया कि तुर्की सीमा की रक्षा के लिए मिसाक मिल्ली बनाई। फिर था कि एक संस्था हुकूक असासिया स्थापित की, जिसका काम था कि संवैधानिक जो सामग्री था, संवैधानिक मामले में जो सामग्री तैयार की जाती है उसको तैयार करना। फिर खिलाफत को ख़त्म करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। पहले तो खिलाफत थी तुर्की में, तो इन्होंने क्या किया कि खिलाफत को ख़त्म करने का प्रस्ताव 1924 ईस्वी में जो पेश किया था, वो 1924 ईस्वी में खिलाफत का अंत हो गया। फिर आधुनिक, मतलब तुर्की को आधुनिक बनाने के लिए तुर्की में कई इतिहासकार अपॉइंट किए गए। फिर इन्होंने क्या किया कि बाल्कन इंटेंटे से जो पड़ोसी जो देश होते हैं ना, उससे मित्रता का संबंध बनाना शुरू किया। फिर कुछ साथियों के साथ मिलकर शाम देश में खुफिया वतन, जिसको बोलते हैं हुर्रियत जमीयत, वो स्थापित की। फिर हौज़ा में शांति स्थापित की। फिर एजुकेशन को फ्री किया। तो इस तरह से बहुत सारे कारनामे इनके थे। अब दूसरा हम लोग जानते हैं, ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उस्मानी साम्राज्य के पतन, जिसको बोलते हैं ज़वाल, इसके क्या असबाब थे, क्या 5 कारण थे। तो पहले हम जानते हैं कि उस्मानी काल क्या था। उस्मानिया खिलाफत कब से शुरू हुआ था। तो इसका जो काल है वो 1299 से लेकर 1324 तक का काल है। उस्मान गाजी जो थे, एक तुर्की जो नेता थे, उन्हें उस्मानिया साम्राज्य का संस्थापक या फाउंडर कहा जाता है। तो ये डायनेस्टी जो थी वो अपनी विशालता और शक्ति के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थी। एक फेमस इतिहासकार जो हैं कौची, इन्होंने मतलब इसके पतन जो है, इसके जवाल का जो कारण है, उसको अपनी एक बुक में जिक्र किया है। तो उस्मानी जो काल है वो सुल्तान सलीम प्रथम के काल से शुरू होकर सुलेमान आज़म की जीत पर ख़त्म होता है। तो सलीम प्रथम जो थे, 8 साल में उस्मानी साम्राज्य को बहुत ज़्यादा इन्होंने सफलता दी थी। लेकिन उसके बाद भी क्या कारण थे कि मतलब आपका जो ये उस्मानी साम्राज्य है वो
ये डूब गया, ये पतन हो गया इसका। तो इसके 5 कारण थे जिसको अभी मैं डिफाइन नहीं करूँगी, बहुत शॉर्ट तरीके से बता देती हूँ। पहला है कि अयोग्य शासक जो थे वो सही नहीं थे, इर्रेस्पॉन्सिबल थे। बड़े बड़े पद पर इस इर्रेस्पॉन्सिबल शासकों को कब्जा कर दिया गया, जिससे कि क्या हो गया, इसका पतन शुरू हो गया। सुलेमान आज़म की मौत के बाद रिश्वत इतना ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगा, बहुत तेज़ी से रिश्वत बढ़ने लगा। और जो सुलेमान आज़म का जो बेटा था ना, वो सलीम सानी, वो बहुत ही आराम पसंद और अयोग्य था। उसने मतलब ठीक से शासन नहीं किया। 1566 से लेकर 1574 तक राज किया, पर विदेशी शक्ति जो थी ना, यहाँ की कमज़ोरी को देख के धीरे धीरे क्या हुआ, विदेशी शक्ति ने अपना शासन इसमें मजबूत करना शुरू किया और उस्मानी साम्राज्य का जो क्या हो गया, पतन हो गया। दूसरा जो आपका कारण था, रीज़न था, वो था रिश्वत। इसको इस तरीके से आप अलग मतलब टॉपिक दे के भी लिख सकते हैं और चाहे तो फिर मिला के भी लिख सकते हैं। तीसरा था आपका सैनिक अशांति। सुलेमान आज़म के काल में बहुत सैनिक बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे। जब तक शासक जो थे वो मजबूत थे, रिस्पॉन्सिबल थे, सेना काबू में रही, पर जैसे ही कमज़ोर शासक आने लगे तो क्या हुआ, जो एडमिनिस्ट्रेशन में ख़राबी शुरू हो गई और सेना ने क्या किया, सर उठाना शुरू कर दिया। चौथा आपका था कि अनुत्तरदायी जो शासक थे उसका इंटरफेरेंस, मतलब हर काम में, सेना के कामों में, ख़ास पदों पर जो रिस्पॉन्सिबल जो रूलर जो थे, जो उनका जो अपॉइंटमेंट होने लगा। महिलाओं को भी समाज में रक्षा प्राप्त, मतलब रक्षा में या सेना में जो क्या बोलते हैं, महिलाओं को शामिल किया जाने लगा। तो ऐसे जो कारण थे जिससे कि उस्मानी साम्राज्य का पतन हो गया। एक और कारण था, 5वां जो था आपका, कि साधारण जो मुसलमान थे उन लोगों को भी सेना में भर्ती किया जाने लगा। 1584 ईस्वी में जब ईरान से युद्ध के लिए कोई भी सिपाही नहीं मिला, तो उस्मान जो पाशा जो थे, वहाँ के शासक जो थे, उन्होंने क्या किया कि मजबूरी में आके साधारण जनता को भी फ़ौज में भर्ती शुरू कर दी। इसकी वजह से जो फ़ौज की साख है वो गिरती चली गई। तो क्या हुआ, 17वीं शताब्दी में इसकी जो दशा थी वो बिल्कुल ही ख़राब होती गई।